नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दोपहर के 2 बज रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। इस वक्त 3 बड़ी खबरें सामने आ रही है। बंगाल में चुनावी आहट होने के बाद सियासत तेज हो गई है। इस बुलेटिन में सबसे पहले उसी बंगाल के सियासी घमासान की हम बात करेंगे जहां पर ओवैसी ने भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। ओवैसी ने तय किया है कि वो यूपी में भी चुनाव लड़ेंगे। वो ओम प्रकाश राजभर के साथ हाथ मिला सकते हैं। दोनों की लखनऊ में मुलाकात भी हुई है। वहीं ओवैसी के बंगाल प्लान के मुताबिक उनकी पार्टी की लगातार बैठक हो रही है ताकि बंगाल में अपना पांव जमाया जा सके। इसके लिए एआईएमआईएम बंगाल में सदस्यता अभियान भी चला रही है। इस वक्त की एक अहम खबर यह भी है कि अमित शाह अपने बंगाल दौरे पर किसान के घर लंच करेंगे, वहां रैली भी करेंगे। बंगाल में बीजेपी के बाद ममता बनर्जी के लिए असदुद्दीन ओवैसी नई परेशानी बन सकते हैं। जी हां, बंगाल में नजरें गड़ाए बैठे ओवैसी पर ममता ने बीजेपी से मदद का आरोप लगाया तो आज ओवैसी ने उसी अंदाज में जवाब दिया। ओवैसी ने कहा है कि कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ओवैसी को खरीद सके। ममता अपने घर की फिक्र करे। तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इनका ये इल्जाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करे। और ममता बनर्जी को हम एक अनसॉलिसिटेड सजेशन देना चाह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी से मुकाबला किया, पार्लियामेंट के चुनाव में तो 17 बीजेपी जीत गए, हम तो थे भी नहीं वहां पर। और दूसरा, ममता बनर्जी ने बिहार के वोटर्स को उनकी बेइज्जती की है, ये कहकर के इनको कामयाबी मिली बिहार में। ममता बनर्जी ने ओवैसी को लेकर क्या कहा था, आपको ये सुनवाते हैं। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা, বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলবে ওদের খুব হিন্দু, মুসলিমদের বলবে ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলিমরা নয়, ওই হায়দ্রাবাদের ওই নেতাদের, ওরা বিজেপির সমর্থক, গিয়ে বলবে হিন্দুদের এলাকায় খুব গালাগালি দাও হিন্দুদের, তাহলে কি হবে? হিন্দুরা রেগে যাবে, ভোটটা আমি পাবো। আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে তুমি মুসলিমদের হয়ে এমন ভালো ভালো কথা বলো যাতে মুসলিমদের ভোটটাও আমি পাই। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? मनोज्ञा लोहेवाल सीधे कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, ऐसा लग रहा है ममता बनर्जी के लिए मुश्किल कम होती नजर नहीं आ रही है। एक के बाद एक चौतरफा हमला, एक तो बीजेपी की तरफ से और अब एआईएमआईएम अध्यक्ष सामने हैं जिन पर उन्होंने वार किया है। बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है जब ये वार और पलटवार चल रहा है, जहां एक और मुसलमानों के हितैषी माने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि उन्हें कोई भी खरीद नहीं सकता, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लगातार आरोप लगे हैं कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे बीजेपी है। बीजेपी हो या ओवैसी हो, हर एक व्यक्ति ने यही कहा है कि पहले अपना घर संभाल लीजिए फिर हम पर आरोप लगाइएगा। लेकिन इस समय जिस तरह से दीदी के तेवर और दीदी के कलेवर हैं, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि थोड़ी सी चिंता जरूर है। इसीलिए इस तरह के स्टेटमेंट्स किए जा रहे हैं, इसी तरह से इस तरह की बातें कही जा रही हैं। दुविधाएं बढ़ रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, जहां एक और एक के बाद एक लोग छोड़ने की कवायद पर हैं या फिर खुद तृणमूल के खिलाफ तृणमूल में रहकर बात कर रहे हैं। ये चिंताजनक है पार्टी के लिए। उत्तर बंगाल हो या दक्षिण बंगाल हो, जितेंद्र तिवारी हो या शुभेंदु अधिकारी हो, ये सारे वो विधायक हैं, ये सारे वो पदाधिकारी हैं पार्टी के जिन्होंने अब तक हमेशा साथ दिया है, लेकिन अब ये साथ छोड़ रहे हैं और किस तरह से अलग हो रहे हैं। अभी अगर बात करें तो जहां एक और ओवैसी है, तो वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह का दूसरा दौरा जो इसी हफ्ते है। एक और बीजेपी का आक्रमण, दूसरी ओर ओवैसी और तीसरी तरफ ममता बनर्जी। बिल्कुल, और इस दौरे पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज्ञा तमाम जानकारी के लिए। बंगाल की चुनावी जंग के लिए ओवैसी की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। वैसे उनकी पार्टी हाल ही में बीते बिहार चुनाव में अपनी धमक दिखा चुकी है। एआईएमआईएम ने
5 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया है और अब तैयारी बंगाल की है। यानी कि ओवैसी की रणनीति मुस्लिम वोटरों पर दावा करने वाली ममता को मुश्किल में डाल सकती है। वहीं दूसरी ओर ओवैसी 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वो छोटी पार्टियों के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने आज ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात भी की है। ओवैसी ने ममता बनर्जी को चुनावी चैलेंज दे दिया है तो बीजेपी भी कमर कस चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह आपको बता दें 2 दिन के बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। 19 दिसंबर को वो मिदनापुर जाएंगे जबकि 20 को बोलपुर में उनका कार्यक्रम है। इस दौरान वो किसान के घर लंच भी करेंगे। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी की मुसीबत कम होती नहीं दिख रही है। पहले उनके मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद छोड़ा, फिर पार्टी विधायक जितेंद्र तिवारी ने अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए और अब टीएमसी सांसद सुनील मंडल ने भी ममता की नीतियों को लेकर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी में सभी नेताओं से सलाह मशविरा नहीं किया जाता है। सुनील मंडल ने टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा है। देखिए, हम तो जो भी मेरे मुद्दे हैं मैंने कहा था कि मैडम के सामने मैं बात रखना चाहता हूं और आरूप विश्वास जी के माध्यम से मेरे पास ये खबर भेजी गई है कि 18 को मैडम 5 मिनट समय दे सकती है। तो स्वाभाविक है कि मैं 18 को ही मैडम के सामने जो बात रखना है। इस बीच आपका कोई नया प्लान? नहीं, कोई प्लान नहीं है। हम लोग नॉर्मली ऐसा काम करते हैं डेवलपमेंट के लिए, सारे डेवलपमेंट वो काम करेंगे। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर केजरीवाल के बाद ओवैसी ने मिशन उत्तर प्रदेश पर कदम बढ़ा दिए हैं। जी हां, ओवैसी ने यहां सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है और संकेत है कि ओवैसी राजभर से हाथ मिला सकते हैं। ओवैसी ने शिवपाल की भी तारीफ की है। कोशिश है कि छोटे दलों को मिलाकर यूपी में बड़ा गठबंधन बनाया जाए। इससे पहले ओवैसी बिहार चुनाव लड़ चुके हैं और नजरें अब बंगाल और उत्तर प्रदेश पर। शिवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवेंद्र, हालांकि राजभर साहब खुद अभी भाजपा की जो सरकार है उसमें मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन छोटे छोटे दलों को टारगेट करके गठबंधन की तैयारी। देखिए श्वेता, ये ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो बीजेपी के साथ मंत्री कैबिनेट जरूर रहे हैं लेकिन अब नहीं है। उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी तमाम मांगों के साथ और उसके बाद लगातार बीजेपी की बुराई करते रहे और ये बात तय हो गई थी कि बीजेपी को डैमेज करने के लिए जिस तरह का भी जो भी इक्वेशन बन सकती है वो करेंगे। और ओवैसी के साथ बातचीत पहले से चल रही थी और आज ओवैसी की जो यहाँ लखनऊ विजिट हुई है वो अचानक से आनंद फानंद में और चुपचाप मुलाकात हुई पहले, उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक किया कि हम लोग साथ बैठे हैं, इसके मतलब निकलने चाहिए। तो इस विजिट में असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया कि उनको ओम प्रकाश राजभर से तो मिलना ही था और साथ ही साथ शिवपाल यादव से भी मिलना था। हालांकि शिवपाल यादव की एक बड़ी बैठक अपने संगठन के लोगों के साथ चल रही जो शाम तक चलेगी, इस वजह से इन लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन इतना तय है कि शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाज पार्टी जो है वो और ओवैसी की AIM पार्टी जो है वो दोनों गठबंधन की ओर आगे बढ़ रहे थे और इन लोगों के बीच में बातचीत कई दौर की हो भी चुकी है। आज की मुलाकात के बहुत मायने हैं। पहले अरविंद केजरीवाल ने यूपी में साफ किया कि वो 2022 के चुनाव लड़ेंगे। अब ओवैसी ने कह दिया कि वो भी 2022 के चुनाव लड़ेंगे और बिहार की 5 सीटों की जीत के बाद इसके मायने और बढ़ जाते हैं। हालांकि इससे बीजेपी को बहुत ज्यादा कोई नुकसान होता नजर नहीं आता क्योंकि अगर इन छोटी छोटी पार्टीज को मिलाकर के ओवैसी रोकना चाहेंगे, जरा सुनवाते हैं पहले कि ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात के बाद ओवैसी ने क्या कहा था। हमारी बातचीत हुई है और MIM पार्टी जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेगी और इंशाल्लाह जनवरी में प्रोग्राम बनेगा और मीटिंग्स होंगी क्योंकि पब्लिक मीटिंग्स का तो कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन है, मगर जनवरी में और भी हम इसको आवाम से मुलाकातें होगी, मीटिंग होगी और यकीनन हम इस सफ़र में सर के साथ हैं और आगे बढ़ेंगे। सर, और कौन कौन होगा इस गठबंधन में? अगर शिवपाल यादव भी आपकी तारीफ कर चुके हैं, बहुत आपसे प्रभावित दिख रहे हैं आजकल। नहीं, वो भाई एक बात का तो इकरार करना पड़ेगा कि जनाब शिवपाल साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है और उनका बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है
देखिए आगे अभी क्या होता है, हम उनसे मुलाकात करेंगे तो आपको बता पाएंगे। तो नए गठबंधन, नए समीकरण की तलाश उत्तर प्रदेश में और बंगाल में भी। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के 20 साल 1971 में हुए युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले ही दिल्ली में वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने इस खास मौके पर स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित किया, जो कि 1971 के जाबाजों के गांव तक जाएगी। 1971 की महाविजय का जश्न देश मना रहा है। अब बात उसी शानदार जीत से जुड़े एक जाबाज की, जिसे दुनिया शहीद मान चुकी थी, लेकिन 49 साल बाद उनके पाकिस्तान में होने की खबर आई। अब घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। एक जाबाज के घर की दीवारों पर उसकी शहादत का सर्टिफिकेट टंग चुका था। 71 में पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले एक सच्चे सिपाही की वीर गाथा इतिहास बन चुकी थी। इन शब्दों के साथ ही परिवार की उम्मीदें भी टूट गई थी। एक सच्चे सपूत की गर्व करने वाली वीर गाथा ऐसी थी कि कोई सुन ले तो उसकी आंखों में आंसू आ जाए। कुछ ऐसा ही है जालंधर के जाबाज मंगल सिंह का सच। भारतीय फौज का एक सच्चा सिपाही, 1971 में पाक को धूल चटाने वाला वो वीर साहसी। जंग की वो तस्वीरें गवाह हैं कि युद्ध में कैसे पाकिस्तान की मिट्टी पलीत हुई थी। भारतीय सेना ने पड़ोसी मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी थी। उस भारतीय फौज का हिस्सा थे मंगल सिंह। सिपाही मंगल सिंह भी 1971 के युद्ध में लड़े थे, लेकिन पता चला कि वो लापता हो गए। फिर खबर आई कि पाकिस्तानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1971 में 27 साल के सिपाही मंगल सिंह बांग्लादेश मोर्चे पर तैनात थे। तभी सेना का टेलीग्राम मिला कि नाव डूबने से उस पर सवार मंगल सिंह समेत कई सैनिक जान गंवा बैठे। लेकिन साल भर बाद ही रावलपिंडी रेडियो पर एक शुभ समाचार मिला। मंगल सिंह ने संदेश दिया कि वो ठीक हैं। तब से लेकर अब तक उनकी कोई खबर नहीं थी, न कोई चिट्ठी, न पत्री, न कोई संदेश। मंगल सिंह के घर वालों की उम्मीदें धुंधली पड़ने लगी थी। पत्नी सत्या देवी के चेहरे की झुर्रियां उस इतिहास की गवाही दे रही हैं। सीने में दर्द और आंखों में आंसुओं का समंदर लिए ये परिवार 50 साल से सिपाही मंगल सिंह का इंतजार कर रहा है। ये मंगल सिंह की वापसी से नाउम्मीद हो चुके थे, लेकिन एक पन्ने की चिट्ठी ने मानो गम के पहाड़ को बौना कर दिया है। अभी 2 दिसंबर को ही विदेश मंत्रालय से मंगल सिंह के परिवार को एक चिट्ठी मिली है। ये चिट्ठी पाकर पूरा परिवार फूले नहीं समा रहा। इसके मुताबिक मंगल सिंह के पाकिस्तान में होने की उम्मीद। ये वो शब्द हैं जिन्हें सुनने के लिए पूरा परिवार 49 साल से इंतजार कर रहा था। एक एक पल तड़प तड़प कर कट रहा था, लेकिन मंगल सिंह के पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में होने की खबर मिली तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। रेडियो च बोले सी। अच्छा, रेडियो के थ्रू पता लगा। हाँ, फिर उस तो बाद खबरां चलिया उधरों कैदी आया छुट के उनको मेरे बड़े मुंडे को पता लगा। मंगल सिंह के नाम पर सड़कों का नाम रखा जा चुका था। हर साल शहीद मानकर सम्मानित किया जाता था, लेकिन एक चिट्ठी ने बेशुमार खुशियों की बारिश कर दी है। जब मंगल सिंह गायब हुए थे तब उनके 2 बेटे थे, एक 3 साल का और दूसरा 2 साल का, लेकिन अब फला फूला परिवार है। 2012 में जब ना रिफुद्दीन नाम का एक आदमी आया था पाकिस्तान से छूटकर, और वहाँ से ना वो लेटर लेके आया था, तो उसमें हमारे दादाजी का नाम आ गया था। तभी से पापा ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। फिरोजपुर में भी एक आदमी आया था, उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी मतलब मंजूर किया कि इस नाम का आदमी वहाँ पे है। तो तभी तो वो कोट लखपत जेल में थे। तो अभी तो नहीं मालूम है, क्योंकि अभी जो लेटर आया है उसमें उन्होंने जेल के बारे में नहीं बताया,
और ये जरूर बताया है कि इस नाम का व्यक्ति वहाँ पे मौजूद है। मंगल सिंह के बारे में जानकारी जुटाने के लिए घर वालों ने अथक कोशिश की थी। अब कामयाबी रंग लाई है। सरकार ने भी भरोसा दिया है कि पाकिस्तान से उन्हें सकुशल वापस लाने की कोशिशें जारी रहेंगी। जालंधर से परमजीत सिंह रंगपुरिया के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।